चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन 1 to 12। इस प्रश्नावली में हम प्रश्न 1 से लेकर 12 तक हल करेंगे। तो प्रश्नावली हल करने से पहले आपको इस प्रश्नावली के लिए एक फॉर्मूला समझ लेना है, जो कि होता है ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा एन कैप। ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है ए क्रॉस बी, और यदि ए डॉट बी होता है तो वो अदिश गुणनफल कहलाता है, जो कि कोस के साथ लिया जाता है। यहाँ पर उसमें कोस आता है। अब ये एन कैप क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश इस प्रकार से दिए गए हैं। एक सदिश ये है हमारा ए वेक्टर और एक सदिश ये है हमारा बी वेक्टर। ये दो सदिश हो जाते हैं। तो ये एन कैप जो होगा ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इकाई सदिश है या मात्रक सदिश कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है वो सदैव इन वेक्टरों पर लंब होता है, तो उसकी दिशा जो होगी वो इस तरीके से होगी, या तो ऊपर की ओर होगी या फिर इसके कागज के तल के नीचे की ओर होगी। दो तरीके से हो सकती है यूनिट वेक्टर की दिशा। तो हम जो दिशा ऊपर की ओर है उसे यहाँ पर ऐसे दर्शा देते हैं डॉट डॉट के साथ। तो ये जो हो जाएगा हमारा वो एन कैप हो जाता है, या फिर इसे ऊपर की बजाय आप नीचे को मान सकते हो, लेकिन नीचे के लिए माइनस एन कैप हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अब यदि इसका मापांक निकालते हैं तो इसका मापांक हो जाता है ए क्रॉस बी का मापांक, और बराबर ए का मापांक ऑलरेडी निकला हुआ है, फिर बी का मापांक भी निकला हुआ है, और साइन थीटा का थीटा ही रहेगा, और जो एन कैप है ये इसका मापांक हो जाता है 1। तो 1 को यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। अब यदि आपको ए और बी के बीच का ये कोण निकालना है थीटा, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन थीटा को इधर ही रख लेंगे और इन दोनों के मापांकों को ए और बी के बटे में लेकर आ जाएंगे। तो ये इस रूप में हो जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी, और ये सब बटे में पहुंच जाएंगे ए क्रॉस बी के में। तो ये हो जाता है अपॉन ए का मापांक और बी का मापांक। तो इस रूप में ये फॉर्मूला यूज होगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए वेक्टर बराबर आई माइनस 7j प्लस 7k तथा बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे ए क्रॉस बी का मापांक पूछा है, तो उससे पहले हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि मापांक बाद में ज्ञात होगा। तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाता है, ए का मान है हमारा आई माइनस 7j प्लस 7k क्रॉस, और बी का मान है 3i माइनस 2j प्लस 2k। यहाँ से हम इसका क्रॉस ज्ञात करेंगे। तो क्रॉस ज्ञात करने के लिए हमें मैट्रिक्स मेथड लगाना होगा। यहाँ से i ले लेंगे और j ले लेंगे और ये k। i j के लेने के बाद अब a वाले वेक्टर पर पहुंचते हैं, जो a वेक्टर है। a वेक्टर के अंतर्गत i j और k के जो भी मल्टीपल होते हैं या कोफिशिएंट होते हैं उन्हें यहाँ पर हम लिख लेते हैं। i का यहाँ पर मल्टीपल है 1, मतलब i का गुणांक है 1, j का गुणांक है -7 और k का गुणांक है 7। इसी प्रकार से b के मल्टीपल ले लेंगे। b में 3, i का मल्टीपल है 3, j का मल्टीपल है -2 और k का जो होगा k का है 2। इस प्रकार से दोनों के मल्टीपल हम ले लेते हैं और अब इनका प्रसार करते हैं, i के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब इसके चिन्ह के लिए आप देखेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से होता है, j प्लस का होता है, i प्लस का, j माइनस का, k प्लस का। इस प्रकार से इसका प्रसार करते हैं। जब i के सापेक्ष में करते हैं तो i के नीचे वाले और i के सामने वाले छोड़ देने हैं आपको। तो इस प्रकार से जब इन्हें छोड़ते हैं तो ये बचते हैं हमारे पास 2। 7 दूनी माइनस का 14 हो जाता है, फिर 7 दूनी ये 14 हो जाता है, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पर प्लस। उसके बाद j के लिए माइनस लेते हैं। जब j के रेस्पेक्ट में करेंगे तो j के नीचे वाले और j के आमने सामने के छोड़ देंगे। जब j के नीचे वाले और आमने सामने के छोड़ेंगे आप, तो ये बचेगा 1 दूनी 2 माइनस 7 या 21। इसी प्रकार से k के रेस्पेक्ट में करते हैं तो k के नीचे के और k के सामने वाले छोड़ देते हैं। ये बचते हैं 2 एकम 2 माइनस का, और ये माइनस का 7 या 21, तो ये प्लस का 21 हो जाता है। अब इन्हें जोड़ घटा कर देख लेते हैं। यहाँ से घटाते हैं तो 14 में से 14 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बचता है यहाँ से 19j, और यहाँ से 21 में से 2 जाएगा, ये भी 19 बचेगा प्लस का, और k। हमें ये a क्रॉस b निकल कर आया है, हमें निकालना है a क्रॉस b का
मापांक या फिर परिमाण कह सकते हैं। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई यहाँ पर नहीं है तो जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर, दोनों का वर्ग खोलेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा 19 का स्क्वायर, क्योंकि 19 दो जगह है इसलिए मैंने 2 गुणा 19 का स्क्वायर कर दिया है। अब 19 का स्क्वायर है इसलिए 19 बाहर निकल कर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा। ये ए क्रॉस बी का मापांक इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यदि a वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k और b वेक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस 2k है। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की दिशा में पूछा गया है, तो ये 2 सवाल बना दिए हैं। एक a प्लस बी हो जाएगा और एक a माइनस बी हो जाएगा। दोनों की ही दिशा में हमें अलग अलग ज्ञात करना है। तो पहले a प्लस बी की दिशा में कर लेते हैं। a प्लस बी का मतलब है a और b को जोड़ना है हमें। a और b को जोड़ेंगे तो a का मान रखते हैं ऊपर से 3i प्लस 2j प्लस 2k और इसी में जोड़ देते हैं b का मान i प्लस 2j माइनस 2k। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 3i और i 4i हो जाएगा और 2j और 2j 4j हो जाएगा और 2k और माइनस का 2k k 0 हो जाएगा। a प्लस बी हमने निकाल लिया है। अब a माइनस बी ज्ञात करते हैं। तो a माइनस बी हो जाता है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर a का मान रखते हैं 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस इसमें से घटाते हैं b का मान i माइनस का 2j हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 2k। क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया है। यहाँ से 3i में से i घटता है तो 2i बचता है, 2j में से 2j घटता है तो कुछ नहीं बचता है और 2k और 2k प्लस का 4k हो जाता है। अब हमें a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, इसलिए हमें a प्लस बी और a माइनस बी के क्रॉस की जरूरत होगी। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, क्योंकि हमें इसी की दिशा में इसे हम बड़ा a मान सकते हैं और इसे बड़ा b मान सकते हैं, तो ये हमारा a क्रॉस b बन जाएगा इस प्रकार से। और इसी की दिशा में हमें यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो a क्रॉस b निकाल लेते हैं। दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो ये 4i यहाँ से और प्लस का 4j है क्रॉस, फिर यहाँ से 2i और प्लस का 4k दिया है। क्रॉस करने के लिए हमें इसे मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित करना होगा। इसे करते हैं मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित i j और k। यहां से i का गुणांक 4, j का गुणांक 4, k का कोई गुणांक नहीं है तो 0 लिख देंगे। इसमें i का गुणांक 2 है, j का इसमें कोई गुणांक नहीं है 0 रहेगा और k का गुणांक है 4। प्रसार करते हैं इसका तो i के रेस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ से 4 चौक 16 माइनस 0 हो जाएगा। फिर माइनस j के रेस्पेक्ट में करते हैं, j के लिए माइनस आएगा तो ये j के नीचे का छोड़ेंगे हम, तो ये 4 चौक 16 माइनस ये 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब k के रेस्पेक्ट में करते हैं तो k के रेस्पेक्ट में k वाले छोड़ेंगे, k वाले छोड़ेंगे तो ये 4 0 रहेगा और माइनस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। घटा जोड़ कर देखते हैं। यहाँ से 16i रहता है, यहाँ से 16j रहता है और यहाँ से माइनस का 8k रहता है। ये हमने निकाल लिया है a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस, a माइनस बी। अब हमें ज्ञात करना है इसका मापांक, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a, कोई भी वेक्टर है या a मान सकते हैं या n मान सकते हैं। n कैप यूनिट वेक्टर होता है और फॉर्मूला इसका n वेक्टर बटे n वेक्टर का मापांक, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। n कैप यूनिट वेक्टर है मतलब मात्रक सदिश है और ये n वेक्टर है और ये n वेक्टर का मापांक है। इसे आप पूरे को n मानेंगे तो हमें इसी के मापांक की जरूरत होगी। तो इसका निकाल लेते हैं मापांक a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मापांक बराबर अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर, फिर j के गुणांक का स्क्वायर, फिर k के गुणांक का स्क्वायर। दोनों का तीनों का वर्ग खोलते हैं तो 16 का 256 हो जाता है, ये भी 256 हो जाता है और ये हो जाता है 64। जोड़ते हैं
तो 256, 256, 512 हो जाते हैं। 512 और 64 576 हो जाएगा। 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24। अब हमने इसका मापांक भी निकाल लिया है। अब निकालना है इसी की दिशा में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, या फिर हिंदी में लिख देंगे मात्रक सदिश। मात्रक सदिश हो जाता है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी और बटा इसी का मापांक a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। नीचे हमने इसी का मापांक रख दिया है। अब ऊपर से क्रॉस वाला वैल्यू रख देते हैं। क्रॉस वाली वैल्यू जो थी हमारी, वो ये जो गुणांक लिए थे ये वाली थी 16i 16j 8k बटा मापांक आया था हमारा 24, जो कि ये वाला दिया है। अब प्रत्येक को काट लेते हैं, काटेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 आई। फिर यहां से काटेंगे तो 8 दूनी 16, फिर ये भी 8 तिया 24 जे। इसे काटते हैं तो ये 8 ही कम 8 और 8 तिया 24 के। हमने 24 को सबके बटे में लिख कर और काट दिया है। हमारे पास बचा ये। अब ये जो मापांक होता है यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा सकते हैं, मतलब इसे हम प्लस और माइनस का मान सकते हैं प्रत्येक सदिश में। यदि आप इसे प्लस और माइनस मानते हैं तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे चिन्ह लग जाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि 3 प्लस माइनस का है। अब यहाँ पर लगाते हैं आप प्लस माइनस तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पहुंचते हैं तो माइनस और प्लस माइनस, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा मात्रक सदिश ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक मात्रक सदिश a i के साथ π/3, j के साथ π/4 और k के साथ एक न्यून कोण बनाता है, न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से a के घटक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कोई मात्रक सदिश दिया है a, तो मान लेते हैं, माना मात्रक सदिश a बराबर क्या मान लेते हैं, a1 b1 c1 मान सकते हैं आप, या एक्स वाई जेड के रूप में भी मान सकते हैं। यदि एक्स वाई जेड के रूप में मानेंगे तो एक्स आई हो जाएगा, वाई जे हो जाएगा और जेड के हो जाएगा। अब हमें दिया है ये एक यूनिट वेक्टर, मतलब मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश का जो मापांक होता है वो होता है सदैव 1, मतलब इस पूरे का मापांक जो होगा या परिमाण कह सकते हैं वो होगा 1। अब मापांक के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, फिर जे के गुणांक का स्क्वायर और फिर के गुणांक का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ये 1। अब जब इसका वर्क करते हैं दोनों तरफ से तो इधर से वर्गमूल हट जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 रहेगा, क्योंकि ये वर्गमूल इधर वर्ग हो जाएगा और वर्ग एक का एक ही रहेगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब प्रश्न में बोला गया है कि ए वेक्टर जो है वो आई के साथ π/3 कोण बनाता है, जे के साथ π/4 कोण बनाता है और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो यहां पर लिख लेते हैं हम ए व आई के मध्य कोण, ए वेक्टर व आई के मध्य कोण, और क्या पढ़ लेते हैं, कोस थीटा बराबर, हमने पिछले प्रश्नावली में फॉर्मूला पढ़ा था, कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी हमारा यहाँ पर क्या है, आई है, और बटा ए का मापांक और बी का मापांक, बी फिर यहाँ पर आई रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी बटा ए का मापांक और बी का मापांक। यहाँ पर ए तो ए ही है, लेकिन बी जो है वो हमारा आई है। अब दोनों की वैल्यू रख लेते हैं ऊपर से। कोस थीटा की जगह कितना रख देते हैं, π/3, क्योंकि पहला कोण हमारा π/3 है, बराबर ए का मान यही रहेगा एक्स वाई जेड, एक्स आई वाई जे और जेड के, डॉट के साथ आई रख देते हैं और नीचे दोनों का मापांक लगेगा। ए एक यूनिट वेक्टर है जिसका मापांक क्या है, 1 है, और आई का मापांक निकालेंगे तो आई का गुणांक भी यहाँ पर 1 है, इसलिए इसका मापांक भी 1 ही रहेगा। अब आई वाले की इसमें क्रॉस कर लेते हैं, सॉरी डॉट कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, आई का आई में करेंगे एक्स बचेगा, आई का जे में करते हैं 0 और आई का के में करते हैं तब भी 0 रहेगा। तो ये हमारे पास बच जाता है
आई की आई में करते हैं तो केवल और केवल एक्स ही बचता है, और नीचे एक और एक का गुणा एक ही रहेगा, इसलिए केवल एक यहाँ पर हो जाएगा। और ये π/3 है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से x का मान हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है y का मान। ये 1/2 निकाल लिया, उसके बाद लिखेंगे a व j के मध्य कोण, क्योंकि यहाँ पर हमने i का लिखा है, फिर j का लिखेंगे और फिर k का लिखेंगे। a वेक्टर व j के मध्य कोण। अब ए वेक्टर और जे के मध्य कोण जो दिया है हमारा वो कोस थीटा लगाएंगे, फॉर्मूला यहाँ पर भी ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर बटा ए का मापांक और जे का मापांक। यहाँ पर जो थीटा दिया है वो हमारा कितना है π/4 क्वेश्चन में, और ए का मान वही रहेगा आई जे वाई लगेगा वाई जे और जेड के, डॉट के साथ जे अपॉन ए का मापांक 1 और जे का मापांक भी 1, क्योंकि दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। cos 45 का मान हो जाता है 1/√2, क्योंकि ये cos 45 बचेगा। यहाँ से x i है, i की j में करते हैं 0 हो जाता है, j की j में करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा y, और बटा z का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि k की j में करने से डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो बटा बचता है 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। इस प्रकार से हमारा y का मान भी आ जाता है। अब तीसरा बचा z के साथ कोण। z के साथ जो कोण है हमारा वो न्यून कोण है थीटा। यहाँ पर लिख देंगे ए वेक्टर का z कैप, सॉरी हाँ j कैप, z नहीं k कैप, ए वेक्टर का k कैप के साथ कोण कितना दिया है cos थीटा, की बार थीटा ही दिया है। ये ए वेक्टर डॉट k कैप अपॉन ए वेक्टर का मापांक डॉट k कैप का मापांक। फिर मान रख लेते हैं ऊपर से, ए का मान एक्स आई वाई जे प्लस जेड के रहेगा, अपॉन ए का मापांक 1, क्योंकि ये मात्रक सदिश है, और के का मापांक भी 1 हो जाएगा। अब डॉट यहाँ पर के और रह गया है, ये डॉट के कैप की जब के कैप में करेंगे तो जेड आ जाएगा, बाकी के की आई में और के की जे में करने से 0 हो जाता है, और ये इधर आता है cos थीटा। अब हमें cos थीटा बराबर जेड प्राप्त हुआ है, जबकि सवाल में कहा गया है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो जो इक्वेशन 1 मानी थी हमने, अब इन सब के मान उसमें रख देते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारी x², यहाँ पर लिख भी देते हैं समीकरण 1 से x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1। ये हमारी इक्वेशन थी जहां की हमने वेक्टर का मापांक निकाला था। अब यहाँ से x का मान जो निकल कर आया हमारा वो आया है 1/2, और y का मान आया है 1/2। तो दोनों का मान रख देते हैं। x का मान 1/2 आया है और y का मान 1/2 आया है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और z का स्क्वायर बचेगा बराबर 1। यहाँ से हम इनका वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4, यहाँ से 1 का वर्ग 1/2 का वर्गमूल हट जाएगा, और ये z² बराबर 1। यहाँ से इन दोनों का लैसे लेकर घटा देंगे, या उधर ले जाओ, पहले उधर ही ले जाते हैं। 1 - 1/4 - 1/2, सभी का लैसे एक साथ लेते हैं, 4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 1 और ये 2 दूनी 4। ऊपर घटा जोड़ कर देखेंगे आप, तो ऊपर 4 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1/4, ये z² आ जाता है। और यदि z निकालेंगे आप तो z बराबर हो जाएगा 1/2, जबकि z का मान हमने क्या निकाला था अभी, cos थीटा, तो z की जगह आप cos थीटा रख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा कोण भी निकल आएगा। cos थीटा बराबर 1/2, और 1/2 cos में किसका होता है 60 का, मतलब π/3 का, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारी निकलकर π/3। तो एक आंसर तो हो जाता है हमारा π/3, मतलब हमसे पूछा था न्यून कोण जो होगा वो कितना होगा। अब दूसरा जो पूछा था, ये पूछा था कि जो हमने सदिश माना था ए वेक्टर, उसके घटक क्या होंगे, तो ये लिख देते हैं ए वेक्टर के घटक। ए वेक्टर के घटक हो जाते हैं, ए वेक्टर बराबर हमारा था एक्स आई, तो एक्स का मान है हमारा 1/2 आई रहेगा, प्लस वाई जे, वाई का मान है हमारा 1/2 जे रहेगा, और जेड का मान हमने अभी निकाला है 1/2 और के रहेगा। इस प्रकार से हमारे ए के घटक भी निकल जाते हैं और न्यून कोण थीटा भी निकल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ए माइनस बी वैक्टर ए प्लस बी वैक्टर का क्रॉस 2a क्रॉस b के बराबर हमें दिखाना है लाकर। तो इसे यहीं से सॉल्व करते रहते हैं। जब a की a में क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है a क्रॉस a, फिर a की b में करते हैं तो ये हो जाता है a क्रॉस b, फिर b से करते हैं a में तो माइनस का b क्रॉस a, और जब b से करते हैं b में तो माइनस का b क्रॉस b हो जाता है। हम इसे लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं क्योंकि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड हम लेकर आ जाएंगे। अब ये a क्रॉस a है, a क्रॉस a का मतलब है दो सदिश हैं ये और दोनों ही समान हैं, और समान सदिशों के बीच का कोण सदैव क्या होता है 0 डिग्री, इसलिए a क्रॉस a का मान 0 आता है निकल कर, तो ये 0 हो जाएगा और ये a क्रॉस b रहेगा और ये माइनस का b क्रॉस a है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि यदि आपको कहीं पर a क्रॉस b दिया है और आपको चाहिए b क्रॉस a, तो इसका मतलब होता है कि हमने सदिशों की दिशा परिवर्तित कर दी है। ये a से b की ओर है, जैसे कि हम मान सकते हैं ये इस प्रकार से, और ये b से a की ओर है उल्टा इस प्रकार से। अगर इसमें इधर a है, इसमें b है, और इसमें इधर b है और इसमें इसमें इधर b है और इसमें इधर a है, तो ये b से a की ओर आ रहा है जबकि ये a से b की ओर आ रहा है, तो इन दोनों की दिशा आपस में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस लगाना होता है। यदि आपको a क्रॉस b से b क्रॉस a निकालना है तो इधर माइनस लगा देंगे, और यदि b क्रॉस a दिया है और a क्रॉस b निकालना है तो इधर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा माइनस का b क्रॉस a है और माइनस b क्रॉस a की जगह प्लस का a क्रॉस b हो जाएगा। आगे दिया है b क्रॉस b, फिर ये दोनों सदिश समान है, इनके बीच का कोण भी 0 डिग्री होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ आता कहाँ से है। ये होता है जैसे हमारा a क्रॉस b का फॉर्मूला जो होता है, जो अभी बताया था शुरुआत में, वो था a का मापांक, b का मापांक और साइन थीटा। ये दोनों ही जो वेक्टर है वो समान है। जब ये दोनों वेक्टर समान है तो यहाँ पर a b क्रॉस b है, दोनों वेक्टर समान है, दोनों के बीच का कोण क्या होगा 0, क्योंकि दोनों वेक्टर इस प्रकार से होंगे b और b इसी पर रहेगा, दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। जब आप यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए a क्रॉस b, यदि ये दोनों समान होते हैं b या b, या फिर a और a दोनों ही समान हो, तो इसलिए इसका मान 0 होता है। अब हमारे पास ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, ये दोनों सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाता है 2a क्रॉस b। इस प्रकार से हम राइट हैंड साइड प्राप्त कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है म्यू और लैम्डा ज्ञात कीजिए यदि 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के बराबर 0 वेक्टर हो। तो हमें इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं i, j और k। इसके साथ में i का गुणांक 2, j का गुणांक 6, k का गुणांक 27। और दूसरे वेक्टर में देखते हैं तो i का गुणांक 1, j का गुणांक लैम्डा, k का गुणांक म्यू, और बराबर दिया है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सभी इसके 0 आ जाएंगे जितने भी अवयव हैं। अब यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम i j के भी मान सकते हैं क्योंकि 0i 0j और 0k मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता। i के सापेक्ष में मल्टीप्लाई करते हैं, तो i के सापेक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 म्यू हो जाएगा क्योंकि i के नीचे वाले छोड़ते हैं इसमें, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। फिर माइनस लगाकर j की मल्टीप्लाई करते हैं, तो j के सापेक्ष में करने पर j के नीचे वाले छोड़ेंगे, ये 2 म्यू और ये 27 एकम 27, 2 म्यू माइनस 27। फिर k के सापेक्ष में करेंगे तो k के नीचे वाले छोड़ देंगे, k के नीचे वाले हमारे हो जाएंगे 27 और म्यू, यहाँ बचेगा 2 लैम्डा और 6, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर, इधर करेंगे आप इनकी सापेक्ष में मल्टीप्लाई तो सब ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, मतलब 0i 0j और 0k। ये हमारा शून्य सदिश होता भी है 0i 0j 0k। दोनों तरफ i j k के मल्टीपलों की जो भी मल्टीपल i j k के उनकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में i j
व के गुणांकों की तुलना करने पर। जब इनकी तुलना करते हैं, इधर आई का गुणांक है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, तो हम आई का गुणांक की तुलना नहीं करते हैं क्योंकि हमें केवल लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करने हैं। म्यू का मान यहां से ज्ञात हो जाएगा और लैम्डा का मान यहां से ज्ञात हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 2 म्यू माइनस 27 बराबर, ये है जे का गुणांक, तो इधर जे का गुणांक है 0। यहां से 2 म्यू रहने देंगे, इधर 27 ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, या फिर म्यू का मान हो जाएगा 27 और बटा 2। म्यू का मान निकाल चुके हैं हम, लैम्डा का मान निकालेंगे तो के वाले मल्टीपल की कंपेयर करेंगे। के का मल्टीपल है हमारे पास इधर 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर, इधर के का मल्टीपल 0 है, यहां से भी 2 लैम्डा बराबर 6 कर लेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, तो लैम्डा का मान आ जाएगा निकलकर 3। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 6 करते हैं। दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ए डॉट बी का मान भी 0 है और ए क्रॉस बी का मान भी 0 वेक्टर है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो आपने ये पीछे प्रश्नावली 2 और 3 में पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर 0 कब होता है। ए डॉट बी बराबर 0 तब होगा जब ए व बी एक दूसरे पर लंब है। मतलब यदि ए और बी एक दूसरे पर लंब है, इस प्रकार से यदि ये ए है और ये बी है, तब हमारा ए डॉट बी बराबर 0 होता है। और ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होगा? जैसा कि यहां पर दिया है 0 वेक्टर। यह आपको अभी बताया था पीछे कि सेम वेक्टर होते हैं या फिर दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो ये जब होते हैं जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो। और अगर ये समांतर हैं, ये दोनों लंबवत हैं और ये दोनों समांतर हैं, इस प्रकार से ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो ये हमारे दोनों समांतर हो जाएंगे और ये वाले ऊपर के दोनों लंबवत हो जाएंगे। जबकि दो सदिशों का एक ही साथ समांतर और लंबवत होना संभव नहीं है। मतलब दो सदिश या तो लंबवत ही हो सकते हैं या फिर समांतर ही हो सकते हैं। दोनों स्थितियां एक साथ दोनों वेक्टर प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों स्थितियां संभव नहीं है एक साथ। केवल एक होती तो संभव हो जाती, लेकिन दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। तो दूसरी स्थिति क्या होगी जिससे कि ये दोनों ही 0 आ जाएं? दूसरी स्थिति ये हो सकती है, यदि हम ए की जगह 0 रख देते हैं तो बी की गुणा करने पर 0 आ जाता है, और यदि बी की जगह 0 रख देते हैं तो फिर ए की गुणा करने पर 0 आ जाता है। मतलब ये होगा या तो ए वेक्टर कोई शून्य सदिश है या बी वेक्टर कोई शून्य सदिश है। मतलब ए और बी में से कोई ना कोई एक शून्य होगा, तब ही हमारा ए डॉट बी और ए क्रॉस बी 0 आ सकता है। अन्यथा ऐसा संभव नहीं है कि दोनों सदिश लंबवत भी हों और समांतर भी हों। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रमशः A1i, A2j, A3k, B1i, B2j, B3k और C1i, C2j, C3k हैं। तब दर्शाइए कि A क्रॉस B प्लस C बराबर होगा A क्रॉस B और A क्रॉस C के। यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा B प्लस C। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर और B प्लस C हाथों हाथ निकाल लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारी A क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। A का मान रखते हैं ऊपर से, तो A का मान है हमारा A1i, A2j, A3k। इसे ब्रैकेट में डाल देंगे क्रॉस लगाकर। अब हमारे पास है B प्लस C, मतलब B और C को जोड़ते चलना है। B का मान है हमारा B1i, C का मान है हमारा C1i, तो ये हो जाएगा B1 प्लस C1 और I।
इसी प्रकार दूसरे पद जोड़ेंगे तो ये B2 और यहाँ से C2J, B2 प्लस C2J, और तीसरे पद जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा B3 प्लस C3 और K। इसे निकालने के बाद हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि A क्रॉस B है और A क्रॉस B हम इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाकर निकाल लेते हैं, I J K। अब I J K के गुणांक देखते हैं पहले सदिश में, तो वो है A1 A2 A3। दूसरे सदिश में देखते हैं तो B1 C1, फिर ये B2 और C2, और ये B3 प्लस C3। अब इनका प्रसार कर देते हैं, I का I के सापेक्ष, J का J के और K का K के सापेक्ष। यहां से करते हैं क्योंकि आने वाला नहीं है, फिर I के रेस्पेक्ट में करते हैं तो I के नीचे वाले छोड़ेंगे, ये बचेंगे इस प्रकार से। ये हो जाता है A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस, अब इधर से करते हैं ऐसे, तो ये माइनस का A3 B2, और ये माइनस ही रहेगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, A3 C2। फिर J के रेस्पेक्ट में करते हैं तो J वाले छोड़ेंगे, J के रेस्पेक्ट में करने पर आ जाता है A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस, इस प्रकार से करते हैं तो A3 B1 और A3 C1। अब K के रेस्पेक्ट में करेंगे तो K के रेस्पेक्ट में हो जाएंगे, K वाले छोड़ेंगे। अब A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। ये माइनस हमारे बीच के माइनस की वजह से दोनों माइनस हो जाते हैं। ये हमने निकाल लिया है A क्रॉस B प्लस C। या तो आप इन I J K को इधर लगा सकते हैं साइड बदल कर, तो मैं साइड इनकी चेंज करके दिखा देता हूं। ये A2 V3 A2 C3, फिर A3 B2 A3 C2, और I को लगा देंगे हम इधर। इसी प्रकार J वाले में देखते हैं तो ये A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। ये J का है, और K वाला भी लिख देते हैं यहीं पर। K का है A1 B2 A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, और ये हो जाता है K। अब ये हमने निकाला है केवल लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालनी होगी राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड निकालेंगे, वो राइट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। ये ही हमें सवाल में दिखाना है, क्योंकि हमें ये A क्रॉस B और A क्रॉस C अभी और निकालना होगा। निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड से A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B निकालने के लिए भी सारणी बना लेते हैं, I J और K। A से रखेंगे A के मान तो A1 B1 A1 A2 और A3, फिर B से रखेंगे तो B1 B2 और B3। प्रसार करते हैं इसका, तो I के सापेक्ष करेंगे, I वाले छोड़ देंगे, A2 B3 माइनस A3 B2, और ये I हो जाता है। J के सापेक्ष करते हैं तो J के नीचे वाले छोड़ेंगे, A1 B3 माइनस A3 B1, ये J हो जाता है। अब K के रेस्पेक्ट में करते हैं तो K के नीचे वाले छोड़ देंगे, K वाले छोड़ेंगे ये नीचे के, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस ये हो जाता है A2 B1, और ये K कैप। ये हमने निकाल लिया है A क्रॉस B। अब हमारे पास रहा A क्रॉस C निकालने के लिए। A क्रॉस C भी निकाल लेते हैं। A क्रॉस C निकालेंगे तो A क्रॉस C के मान रखेंगे I J और K। A का मान रखते हैं A1 A2 A3, C का मान रखते हैं C1 C2 C3, क्योंकि ये हमें सवाल में दिए गए हैं। इनका भी प्रसार करते हैं। इनका प्रसार करेंगे I के रेस्पेक्ट में, I के नीचे वाले छोड़ेंगे, A2 C3 फिर माइनस A3 C2, ये हो जाता है I।
अब जे के रेस्पेक्ट में करते हैं, जे वाले छोड़ेंगे नीचे से, A1C3 माइनस ये A3C1। अब आता है के नीचे वाले छोड़ेंगे तो ये A1C2 माइनस A2C1 और ये हो जाता है के। अब हमें जो राइट हैंड साइड दी है वो राइट हैंड साइड है A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C, मतलब A क्रॉस B और A क्रॉस C को हमें जोड़ना है। जो ये वाला A क्रॉस B है और ये A क्रॉस C है, इन दोनों को हमें जोड़कर दिखाना है और ये आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। जोड़ लेते हैं ऊपर से मान रखकर। जब जोड़ेंगे तो A क्रॉस B का मान रखेंगे, ये वाला A क्रॉस B का मान है हमारा A2B3 माइनस A3B2 I प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस है, यहां पर माइनस A1B3 माइनस A3B1 और ये हो जाता है जे। ये वाले रखते हैं A1B2 माइनस A2B1 के, प्लस लगाते हैं और A क्रॉस C का मान रखते हैं, ये A क्रॉस C है। A क्रॉस C का मान है हमारा A2C3 माइनस A3C2 I माइनस A1C3 A3C1 और ये है J और प्लस K की वैल्यू रखते हैं A1C2 माइनस A2C1 K। सभी को जोड़ते हैं तो I वालों में से I कॉमन ले लेंगे, J वालों में से J कॉमन ले लेंगे और K वालों में से K कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा लास्ट। जब I कॉमन लेंगे यहां से तो ये हमारा A2B3 और ये है A3B2, सभी को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। A2B3 पहले प्लस प्लस के लिख देंगे तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, और A2C3 फिर माइनस के लिखेंगे A3B2 माइनस A3C2। ये हमने दोनों में से I के गुणांक ले लिए हैं। अब दोनों से J के गुणांक लेते हैं तो J के गुणांक लेंगे यहां से A1B3, ये प्लस का था और ये भी प्लस का है, A1C3। फिर माइनस वाले लेते हैं A3, ये A3B1 होगा यहाँ पर, क्योंकि हमसे कुछ गलत हुआ, ऊपर B1 ही था, ये वाला दिया है। तो यह है A3 और B1, फिर माइनस A3C1, ये हो जाता है हमारा J। अब हमें निकालना है K के लिए K वाले जोड़ेंगे, तो K का गुणांक हो जाता है हमारा, आने का भी नहीं है इधर, नीचे लिख देते हैं, प्लस K के जोड़ेंगे A1B2 माइनस, सॉरी प्लस कर देंगे ये A1C2, क्योंकि हमें पहले प्लस प्लस वाले लेने हैं, फिर माइनस A2B1 और माइनस ये A2C1 और ये हो जाता है K। ये हमने निकाल दिया है A क्रॉस B और A क्रॉस C का योग। अब ये वाला जो योग है हमारा, वो पीछे जो हमने LHS निकाला था लेफ्ट हैंड साइड, उसी के बराबर है। ये मैं आपको पीछे दिखा देता हूं। ये है हमारा। अब मिलाकर देख लेते हैं कि ये LHS जो निकाला था हमने पीछे, वो इसके बराबर है या नहीं। ये है हमारा LHS। A2B3 सेम है, फिर A2C3 सेम है, उसके बाद है माइनस A3B2 और माइनस A3C2, ये दिया माइनस A3B2 माइनस A3C2। इस प्रकार से I के गुणांक बराबर हैं तो आगे सभी बराबर होंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि A वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, मतलब या तो A वेक्टर 0 है या B वेक्टर 0 है, तब A क्रॉस B बराबर 0 होता है। ये हमें प्रश्न में कह दिया है कि ऐसा होने पर इसका मान 0 होगा। मतलब या तो A का मान 0 रखते हैं तो B की गुणा करने पर 0 आ जाएगा, और यदि B का मान 0 रखते हैं तो उसमें A की गुणा करने पर 0 आ जाएगा। अब आगे लिखा है, क्या विलोम सत्य है। विलोम सत्य का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि A का मान भी 0 ना हो और B का मान भी 0 ना हो, यदि इन दोनों में से किसी का मान भी 0 ना हो तो ये भी 0 नहीं होगा। ऐसा सत्य है या नहीं? तो ऐसा सत्य नहीं है।
ऐसा सदैव सत्य नहीं होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ए का मान भी 0 ना हो, बी का मान भी 0 ना हो, तो इसका मान 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यदि ए और बी में से किसी का भी मान 0 ना हो तब भी इसका मान 0 हो सकता है। तो उसे हम एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कर देते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी यदि दोनों समांतर सदिश है तब भी इसका मान 0 होगा। उदाहरण कहा है उन्होंने देने के लिए, तो उदाहरण दे देते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस 5k और बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं हम 2i प्लस 4j और प्लस 10k। ये हमने अपनी तरफ से दो सदिश मान लेते हैं बराबर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि ए सदिश और बी सदिश दोनों आपस में पैरेलल मतलब समांतर होने चाहिए। इसके लिए हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऐसा हमें दिखाना है। क्यों दिखाना है, क्योंकि साफ कहा है यदि ए का मान भी 0 ना हो, बी का मान भी 0 ना हो, तब भी ये 0 आना चाहिए। आई जे के मान रख लेते हैं। आई का गुणांक यहां से 1, यहां से 2, यहां से 5, यहां से रखते हैं 20 है तो 2, ये 4 और ये 10। क्रॉस करते हैं इनकी, तो आई के सापेक्ष में करेंगे हम, आई वाले छोड़ेंगे नीचे के, 10 दूनी 20 माइनस 5 चौक 20। फिर माइनस जे के सापेक्ष में करते हैं, जे के नीचे के छोड़ देंगे, 10 एकम 10 माइनस 5 दूनी 10। और फिर के सापेक्ष में करते हैं, तो के नीचे वाले छोड़ देंगे, 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4। सभी को घटाकर देखते हैं, तो आई का गुणांक 0, ये 20 में से 20 गया, ये 10 से 10 गया, 4 से 4 गया, सभी 0 आ जाते हैं। तो ए क्रॉस बी का मान हमारा 0 आ जाता है, जबकि हमने ए और बी में से किसी का मान भी 0 नहीं लिया, तो इसका विलोम सत्य नहीं है। यही इसके दो आंसर है, पहला नहीं और दूसरा ये सिद्ध करना था। अब आप इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ए और बी समांतर कब होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी हैं। हमें कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा समझने में। ये है हमारा कोई त्रिभुज ए का मान है 1 1 2, ये है बी का मान है 2 3 5 और यह है सी का मान है 1 5 5। हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चाहे त्रिभुज कैसा ही भी दिया हो इस पाठ के अंतर्गत, केवल दो संलग्न भुजाएं चाहिए। संलग्न का मतलब जैसे ये वाली या फिर ये वाली, ये दो संलग्न हो जाएंगी, जो पीछे सह आदिम सदिश बताया था आपको उस टाइप से। तो या तो बी ए और बी सी चाहिए, या फिर यहां से देखते हैं आप तो ये सी बी और सी ए हो जाएगा, और यहां से देखते हैं तो ए बी और ए सी हो जाएगा। तो कोई भी दो भुजा हमें निकाल लेनी है पास पास की, जिन्हें संलग्न बोलेंगे। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं ए और बी। जब ए बी निकालेंगे तो ये होता है ओ बी माइनस ओ ए, ये इनके स्थिति सदिश हैं। स्थिति सदिश इनके बना लेते हैं पहले। तो हम ओ बी माइनस ओ ए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बाद में होता है ए और बी है तो वो यहाँ पर पहले आ जाता है। ओ बी का स्थिति सदिश बनाएंगे तो ये 2i हो जाएगा, 3j हो जाएगा और 5k हो जाएगा। ये बी का स्थिति सदिश है, माइनस ओ ए है ए का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश बनाएंगे तो ये i, इस माइनस के कारण सभी माइनस हो जाएंगे, ये j और ये माइनस 2k। घटा कर देखते हैं तो यहाँ से बचता है हमारे पास 2i में से 1i घटेगा तो i, यहाँ से 3j में से 1j घटेगा तो 2j, यहाँ से 5k में से 2k घटेगा तो 3k। ये हमने ए बी निकाला है। अब निकालना है ए सी। ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ओ सी माइनस ओ ए। ये भी इसी प्रकार से लगेगा, सी बाद में है यहाँ पर तो पहले आएगा, और ये ए पहले है तो ये बाद में जाएगा। सी का स्थिति सदिश हमारा आई बन जाएगा, ये 5j बन जाएगा, और ये भी 5k बन जाएगा। माइनस ओ ए घटाते हैं तो ओ ए हमारा यही रहेगा i माइनस j माइनस 2k। घटाने के बाद बचता है i में से i घटेगा, 0i हो जाएगा, 5j और ये माइनस का j है 4j बचेगा, और 5k में से 2k घटेगा तो 3k बचेगा। ये हमने निकाल लिया है ए सी। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, और यहाँ पर आता है
मापांक किसका? संलग्न भुजाओं का। यहां पर लिख देता हूं मैं हिंदी में, संलग्न भुजा और इसका मापांक। संलग्न का मतलब दो भुजा कोई सी भी, और यदि आपको इसी फॉर्मूले को गणितीय रूप में लिखना है तो ये लिख देंगे 1/2, ये ट्रिंगल लिख देते हैं इधर, 1/2 AB क्रॉस AC, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। अब हमें AB क्रॉस AC निकालना है और उसका फिर मापांक भी निकालना है। यहां से हमें ये पता लगता है फॉर्मूले से। तो AB और AC हमने निकाल लिया है, अब इनका निकालते हैं क्रॉस। AB क्रॉस AC बराबर I J और K। ऊपर से I J K की वैल्यू रख देते हैं। I का जो मल्टीपल है हमारा AB में से रखना है पहले। AB हमारा ये, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। फिर AC में से रखते हैं I J K के मल्टीपल। यहाँ पर I है नहीं तो I का 0 रहेगा, J है, J का 4 और K है, K का है 3। सभी का प्रसार करते हैं। I के रेस्पेक्ट में करते हैं आप, तो I के नीचे वाले छोड़ेंगे, 2 तिया 6 माइनस 4 तिया 12। फिर माइनस J के रेस्पेक्ट में करेंगे, J के नीचे वाले छोड़ेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 0 0। फिर K के रेस्पेक्ट में करेंगे तो K के नीचे वाले छोड़ेंगे, ये 4 एकम 4 माइनस 2 0। ये यहां से बच जाता है, 12 में से 6 गया, माइनस का 6 I, यहां से माइनस का 3 J और यहां से प्लस का 4 K। अब फॉर्मूला कहता है कि AB क्रॉस AC का मापांक भी चाहिए, तो हम इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। AB क्रॉस AC दोनों का मापांक निकालेंगे, अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर, फिर J के गुणांक का स्क्वायर और फिर K के गुणांक का स्क्वायर। सभी का स्क्वायर खोलते हैं तो 6 का 36, 3 का 9, 4 का 16। सभी को जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं अंडर रूट 36 और 9 45, 45 और 16 हो जाते हैं हमारे 61। तो ये आ जाता है AB क्रॉस AC का जो मापांक है वो निकल कर आ जाता है 61। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, 1/2 AB क्रॉस AC का मापांक, मतलब दो संलग्न भुजाओं का मापांक, और मापांक निकाल लिया हमने अंडर रूट 61, और यही हो जाएगा इसका आंसर। मात्रक का स्क्वायर, या आप इसे वर्ग मात्रक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 10, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाओं के सदिश A बराबर तथा B बराबर द्वारा निर्धारित है। तो हमें कोई समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किस टाइप का होता है? इस टाइप का, इस प्रकार से हमारा कोई समांतर चतुर्भुज होता है। यदि हमारी ये दो भुजाएं AB दी गई हैं तो आप इन्हें कोई सी भी दो संलग्न भुजाएं मान सकते हैं, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है संलग्न, तो हमें संलग्न ही माननी है। यदि आप A यहां पर मानते हैं इस प्रकार से, तो आप B यहां पर मान सकते हैं, या आप B यहां पर भी मान सकते हैं, क्योंकि ये वाली दोनों संलग्न है। यहां से देखते हैं तो ये और ये संलग्न है, और इधर से मानेंगे यहां से तो ये वाली और ये वाली संलग्न हो जाएंगी, और इधर से मानते हैं तो ये वाली और ये वाली संलग्न हो जाएंगी। तो कोई सी भी दो आपस में जोड़े बनाकर इस प्रकार से मान सकते हैं AB। अब समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है AB जो भी संलग्न भुजाएं हैं और उनका क्रॉस करके मापांक निकालना होता है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला है, बराबर I J और K। मान रखते हैं ऊपर से, A में से I के और J के और K के मल्टीपल है 1, -1 और यहाँ से 3। B में से रखते हैं यहाँ से 2, -7 और 1। प्रसार करते हैं इसका I के सापेक्ष में, तो I के नीचे वाले छोड़ेंगे, 1 की कम 1 माइनस का और प्लस का हो जाएगा 7 या 21। फिर J के सापेक्ष में करते हैं तो J के नीचे वाले छोड़ेंगे, 1 की कम 1 माइनस 3 दूनी 6। फिर K के सापेक्ष में करेंगे तो K के सापेक्ष में K वाले छोड़ेंगे, -7 की कम 7 और ये -2 की कम 2 प्लस का 2 हो जाएगा। हमारे पास यहां से बचता है घटाने के बाद, ये 21 में से 1 गया 20I, यहां से 6 में से 1 गया -5 और ये माइनस प्लस का 5J,
और ये यहाँ से 7 में से 2 गया -5k। अब हमें चाहिए इसका मापांक, क्योंकि फॉर्मूला कहता है इसका मापांक चाहिए, तो इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। a क्रॉस b का मापांक बराबर √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। स्क्वायर निकालते हैं, 20 का 400 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा वर्ग, और 5 का फिर 25 हो जाएगा। जोड़कर हो जाते हैं ये 25 25 50 और 400 450। 450 हमारा इसका वर्गमूल आ जाता है। आप चाहो तो इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से और छोटा करके निकाल सकते हैं। तो आप इसे 450 को 225 और गुणा 2 लिख सकते हैं, और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 15 वर्गमूल 2। अब हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया था चित्र में, संलग्न भुजाओं का गुणनफल का मापांक, और वो आया हमारा 15 वर्गमूल 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे लिख देंगे वर्ग मात्रक या मात्रक का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 10 भी कंप्लीट। सवाल नंबर 11 है, मान लीजिए ए और बी इस प्रकार है कि ए का मापांक 3, बी का मापांक वर्गमूल 2/3, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण पूछा है हमसे, तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मापांक बटा ए का मापांक और बी का मापांक। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे आसानी से कोण ज्ञात हो जाएगा। जब इसमें मान रखते हैं हम, तो ये आ जाता है साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी। उन्होंने कहा है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश का परिमाण जो होता है वो सदैव क्या होता है 1। इसलिए ऊपर 1 रहेगा, नीचे ए का मापांक, और ए का मापांक सवाल में दिया है 3, और फिर बी का मापांक दिया है वर्गमूल 2/3। 3 से 3 कट जाता है, तो ये आ जाता है साइन थीटा बराबर 1/√2। और साइन में 1/√2 किसका मान होता है ये आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। साइन थीटा बराबर किसका है, साइन π/4 का, या फिर साइन 45 भी आप कह सकते हैं। साइन से साइन हट जाता है, तो थीटा बराबर बचता है π/4। इस प्रकार से हमारा विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 12 है, एक आयत के शीर्ष ABCD हैं जिनके स्थिति सदिश ये हमारे सामने दिए गए हैं। तो इसका हमसे पूछा है क्षेत्रफल, कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें 4 शीर्ष दिए हैं, उसकी सहायता से हम इसकी कोई सी भी 2 भुजा निकाल लेंगे, जिससे कि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। या फिर आप इसका क्षेत्रफल विकर्णों से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक चित्र द्वारा समझा देता हूं। ये हमारा है आयत ABCD, जैसा कि सवाल में दिया गया है ABC और D। अब ये A के, B के और C के और D के चारों के स्थिति सदिश दिए हैं। A का स्थिति सदिश यहाँ पर, B का यहाँ पर, C का यहाँ पर और D का यहाँ पर हो जाएगा। हम इनके विकर्ण निकाल लेंगे AC और दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे BD। तो आयत का क्षेत्रफल हम विकर्णों की सहायता से बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आयत ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा विकर्णों का गुणनफल, मतलब AC और गुणा BD, AC गुणा BD का मापांक। तो जो भी AC और BD का मापांक आएगा वही इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो आप ये बिंदु दिए गए आपके सामने, आप इन्हें पहले AC निकालना OC माइनस OA करके, और फिर BD निकालना OB माइनस OD करके, और उसके बाद दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। यदि आपसे ये नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको अगले वीडियो में आपके कमेंट का आंसर देकर इस सवाल को हल करके बता दूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो इसका आंसर जो होगा सवाल नंबर 12 का वो होगा C। ये तुम्हारा यहां से निकल कर आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.4 को कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ ही साथ पार्ट 10 भी कंप्लीट हो जाता है।
यदि आपको इस पाठ से संबंधित या इस प्रश्नावली से संबंधित कोई सवाल समझ नहीं आया है तो आप मुझे सवाल नंबर डालकर और प्रश्नावली डालकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उस कमेंट का जवाब दे दूंगा। यदि आप इस चैनल की सभी वीडियो से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जय हिंद।